नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के उन चमकदार नगीनों यानी तारों पर एक नजदीकी नजर डाल रहे हैं। हाँ, तारों की दुनिया वाकई बहुत आकर्षक है। हमारे पास एक तारे का अद्भुत जीवन चक्र नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है, तो आज हम इसी के सहारे समझेंगे कि ये तारे कैसे जन्म लेते हैं, जीते हैं और फिर अंत में इनका क्या होता है। बिल्कुल। ये सोचना ही कमाल है कि ये सिर्फ रोशनी के गोले नहीं बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल भंडार हैं, और केंद्र का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल, और यही जो अत्यधिक तापमान और दबाव है ना, इसी से उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अच्छा। और उसी से वो ऊर्जा निकलती है जो हमें रोशनी और गर्मी देती है। स्रोत बताता है कि हर तारे की कहानी एक विशाल बादल से शुरू होती है, धूल और गैस का बादल। हाँ, नेब्यूला कहते हैं उसे। स्रोत के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण इन बादलों को सिकोड़ना शुरू कर देता है। पर यह होता कैसे है? मतलब गुरुत्वाकर्षण के अचानक हावी हो जाता है? नहीं, अचानक में ही ये धीरे धीरे होता है। देखिए, नेब्यूला में ना हर जगह घनत्व एक जैसा नहीं होता, कहीं थोड़ा ज्यादा होता है। तो जहां घनत्व ज्यादा, वहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव भी ज्यादा मजबूत होता है। वो आसपास के पदार्थ को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। अच्छा। और जैसे जैसे पदार्थ जमा होता जाता है, गुरुत्वाकर्षण और बढ़ता है, सिकुड़न तेज होती है और केंद्र गर्म होने लगता है। बस इसी बढ़ते तापमान और दबाव से प्रोटोस्टार मतलब एक तरह से भ्रूण तारा जन्म लेता है। और फिर आता है वो मुख्य अनुक्रम वाला चरण, मेन सीक्वेंस, जब तारा हाइड्रोजन को हीलियम में बदलना शुरू कर देता है। हाँ, बिल्कुल। हमारा सूरज भी तो अभी इसी शांत और स्थिर दौर में है ना। हाँ। स्रोत कहता है तारे अपनी ज्यादातर जिंदगी इसी चरण में गुजारते हैं। ये इतनी स्थिरता क्यों रहती है? इसकी वजह है एक संतुलन, एक बैलेंस। केंद्र में जो न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा बन रही है वो बाहर की तरफ दबाव डालती है। अच्छा। और तारे का अपना वजन मतलब गुरुत्वाकर्षण उसे अंदर की तरफ खींचना चाहता है। तो ये दोनों ताकतें एक दूसरे को संतुलित रखती हैं। ओके। जब तक केंद्र में हाइड्रोजन ईंधन है, ये संतुलन बना रहता है और तारा अरबों साल तक स्थिर रूप से चमकता रहता है। लेकिन ये शांति हमेशा नहीं रहती, जैसा स्रोत में भी बताया गया है। जब केंद्र का हाइड्रोजन कम होने लगता है तब क्या होता है? हाँ, तब बदलाव शुरू होते हैं। तारा बूढ़ा होने लगता है और फिर वो लाल दानव यानी रेड जाइंट बन जाता है। ये फैलता क्यों इतना ज्यादा? देखिए, जब केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो फ्यूजन धीमा पड़ जाता है या रुक जाता है, तो बाहर की ओर लगने वाला दबाव कम हो जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है और कोर को और सिकुड़ता है। इससे कोर और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। अच्छा, और ज्यादा गर्म? हाँ, और ये बढ़ी हुई गर्मी को कोर के चारों ओर जो हाइड्रोजन की परत होती है ना, उसमें फ्यूजन शुरू कर देती है। इससे इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है कि तारे की बाहरी परतें बहुत ज्यादा फैल जाती हैं। आकार विशाल हो जाता है और सतह ठंडी होकर लाल दिखने लगती है, इसीलिए लाल दानव। समझ गया। और यहाँ से स्रोत कहता है तारे का अंत उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हमारे सूरज जैसे औसत तारों का अंत कैसे होता है? सूरज जैसे तारे लाल दानव बनने के बाद धीरे धीरे अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। इससे एक बहुत खूबसूरत प्लैनेटरी नेब्यूला बनता है। प्लैनेटरी नेब्यूला? हाँ। और पीछे सिर्फ एक बहुत गर्म और घना कोर बच जाता है। उसे कहते हैं सफेद बौना या व्हाइट ड्वार्फ। ये असल में तारा नहीं, बस तारे का बचा हुआ अवशेष है। और ये फिर ठंडा होता जाता है। हाँ, और वो साल में धीरे धीरे ठंडा होकर एक काले बौने में बदल जाएगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो बड़े तारे होते हैं, विशालकाय तारे, उनका अंत तो बड़ा नाटकीय होता है। स्रोत में सुपरनोवा विस्फोट का जिक्र है। हाँ, सुपरनोवा। ये सोचना ही हैरत अंगेज है कि एक तारा इतनी भयंकर शक्ति से फट सकता है। स्रोत क्या सिर्फ विस्फोट के बारे में बताता है या उसके असर के बारे में भी? स्रोत विस्फोट की प्रचंडता पर जोर देता है। बताता है कि ये कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमकदार हो सकता है। बाप रे। लेकिन इसका महत्व सिर्फ तबाही नहीं है। सुपरनोवा विस्फोट ही वो प्रक्रिया है जिससे लोहे से भारी तत्व बनते हैं। जैसे सोना, चांदी, यूरेनियम, ये सब। और विस्फोट इन्हें पूरे ब्रह्मांड में बिखेर देता है। अच्छा। इन्हीं भारी तत्वों से फिर भविष्य में नए तारे बनते हैं, ग्रह बनते हैं और शायद हम जैसा जीवन भी। तो एक तरह से यह अंत एक नई शुरुआत भी है। कमाल है, मतलब हम सब भी असल में तारों की धूल से बने हैं। हाँ, कह सकते हैं। और सुपरनोवा के बाद क्या बचता है? स्रोत न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के बारे में बताता है। हाँ, अगर मूल तारा बहुत ज्यादा विशाल नहीं था तो विस्फोट के बाद एक अविश्वसनीय रूप से घना न्यूट्रॉन स्टार बचता है।
सोचिए, एक शहर के आकार की गेंद में सूरज से भी ज्यादा द्रव्यमान। अविश्वसनीय। और अगर तारा बहुत ही ज्यादा विशाल था तो गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर होता है कि वो सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है, रोशनी भी बाहर नहीं आ पाती और बन जाता है एक ब्लैक होल। रहस्यमयी ब्लैक होल। स्रोत में कुछ और बातें भी थीं, जैसे कई तारे अकेले नहीं होते। हाँ, बाइनरी स्टार्स या मल्टीपल स्टार सिस्टम्स जोड़े या समूहों में होते हैं। और वो रंग वाली बात कि तारों का रंग उनके तापमान से जुड़ा है, नीले सबसे गर्म, लाल सबसे ठंडे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रंग देखकर हम तारे की सतह का तापमान पता लगा सकते हैं। इससे उसकी उम्र, बनावट और वो किस अवस्था में है ये समझने में मदद मिलती है। अरबों खरबों तारे हैं और सब अलग अलग। उनको समझने के लिए ये रंग और तापमान का संबंध एक जरूरी कड़ी है। तो संक्षेप में कहें तो एक तारा गैस और धूल के बादल, नेबुला से जन्म लेता है। हाँ। अरबों साल मेन सीक्वेंस में गुजारता है, हाइड्रोजन जलाता है, फिर लाल दानव बनकर फैलता है। बिल्कुल। और अंत में या तो शांत होकर सफेद बौना बन जाता है या फिर धमाका सुपरनोवा बनकर फटता है, जिससे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनते हैं और भारी तत्व फैलते हैं। हाँ, यही है तारों का अद्भुत जीवन चक्र। वाकई अद्भुत। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, स्रोत हमें तारों के जीवन की एक स्थापित समझ देता है ना? हाँ। लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना विविध है। क्या ऐसा हो सकता है कि तारों के जीवन चक्र या उनके अंत की कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी हों जिनके बारे में हम अभी जानते ही नहीं? ये तो सोचने वाली बात है। शायद कुछ तारों का अंत इन जाने पहचाने रास्तों से बिल्कुल अलग होता हो। कौन जाने? बिल्कुल, ये गहरा सवाल है जिस पर शायद आगे और खोज हो। खैर, आज की इस चर्चा के लिए बस इतना ही।